अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। इंतखाबी इत्तेहाद बनने का सिलसिला बनता और टूटता रहता है। इस वक्त भी IPP और MQM के साथ टूटी हुई बातचीत दोबारा बनने की खबरें सामने आ रही हैं। एक हफ्ता पहले ये माहौल था कि दोनों से बातचीत टूट गई है। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। IPP की डिमांड्स के आगे मुस्लिम लीग नून ने भी माजरत करती नजर आई, लेकिन अब दोबारा ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों पार्टियों के साथ कुछ बात बन रही है। दूसरी तरफ दीगर से AP में जो इत्तेहाद हैं उनकी शक्ल भी अभी सामने नहीं आई है। सिंध के इत्तेहाद की शक्ल हमें सामने नजर आ रही है, पंजाब के भी। तो बात करेंगे इस इंतखाबी इत्तेहादों के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट फार्मूलाज के हवाले से, 2024 के इंतखाबात में इतनी अहमियत है या ये अब अपनी अहमियत खो गए हैं। मेरे साथ मौजूद है आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, ये कराची के लिए कितना अहम है MQM और PMLN का इत्तेहाद, या वोट बैंक के लिए इंडिफरेंट है? ये इत्तेहाद हो या ना हो, वोट बैंक को क्या फर्क पड़ता है? नहीं मुजम्मिल, वोट बैंक को किस तरह से फ़र्क पड़ता है, उसके अंदर ये इस तरह के अलायंसेस जो है वो बहुत फ़र्क डालते हैं। सो मैं तो समझता हूँ कि ये अहम है। देखें, एक चीज़ हमें यहाँ पर नजर में रखनी, या तो इस मुल्क के अंदर तो फरवरी 8 वाले जो इंतखाबात हैं उसके अंदर कोई ऐसी लहर चल रही है जो हमें नज़र नहीं आ रही या हम उसको मानने को तैयार नहीं है, तो वो और बात है। वो तो तमाम फिर आप हमारी एंटिसिपेशन, तुम्हारे हम सारे के सारे तज्जिए जो हैं वो एक तरफ रहेंगे, और वोटर जो है अगर उसके अंदर कोई ऐसी लहर है किसी एक ख़ास जमात के लिए सारा, वो उन सारी चीज़ों को बदल सकता है। लेकिन जो रवायती तौर पर जिस तरह से इंतखाबात होते हैं उसमें बेशक अगर एक पार्टी का ज़ोर निस्बतन बाकी पार्टियों से ज़्यादा भी हो, तो फिर जो अलायंसेस होते हैं, जो इनके आपस में सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो तवक्कुआत कायम कर सकते हैं कि इन इलेक्शंस में क्या होगा। तो अगर तो वो लहर वाली बात है तो वो तो ना आप उसका तज्जिया कर सकते हैं, मुजम्मिल साहब, मैं उसका तज्जिया कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो एक मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं जिस तरह से हमने देखे हैं, अगर उस तरह से इंतखाबात होने हैं, तो ये कराची के अंदर जो PMLN और MQM की एडजस्टमेंट्स हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये मामूली नहीं है। मेरा ख्याल है इनके काफ़ी दूररस असरात हो सकते हैं, क्योंकि एक तो वाज़े तौर पर यहाँ जो बटी रहती थी, यहाँ का इंतखाबी झगड़ा जो है वो कई पार्टियों के अंदर जो है वो बढ़ जाया करता था। कई दफ़ा बीच में कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आ जाता था। इस दफ़ा उसमें से इन दो मेजर जमातों का, PMLN का और MQM के इत्तेहाद का मतलब है कि अब वो 3-वे फाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ ये अलायंस होगा, और तीसरी तरफ PTI के कैंडिडेट्स होंगे। और जिन सीटों के ऊपर जिनका हमने ऐलान सुना है बाकायदा इन दोनों पार्टियों से, उनमें बल्दिया और किमाड़ी की कुछ सीटें हैं, उनके अंदर ये लांडी, गडाप, इब्राहिम हैदरी वाली साइड के ऊपर कुछ सीटें हैं, लियारी की एक सीट है, और एक वो सीट है जो फैसल एयरबेस और उससे मुंसलिक कैंटोनमेंट की जो सीट है, इनके ऊपर जो इत्तेहाद इन दोनों की खबरें आई हैं। और उसमें PMLN को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कंसेशंस भी मिली हैं। एक 2 सीटें तो ऐसी हैं जिसके अंदर वो नेशनल के अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज में भी अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े कर सकेंगे। अब हमने कराची में अभी तक सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट वोट देखा है कि कराची वालों को जब अपनी जो उनकी प्रीमियम पार्टी थी उसमें MQM, पुरानी MQM जिसमें थोड़ी टूट फूट शुरू हुई, और वो उनको लगा कि ये हम अपने पसंद के लोगों को वोट नहीं दे सकते, तो फिर जब वो वोट बंटना शुरू हुआ तभी वो पीपल्स पार्टी को मिला। एक इलेक्शन आपको याद होगा MQM ने बॉयकॉट भी किया था, तब PMLN और PPP में बट गया कराची। फिर जब PTI मंजर आम पर आई तो उसने भी कराची से सीटें जीतना शुरू कर दी। सो आई थिंक ये वाले जो हैं इसमें PMLN और PPP, ये MQM का जो इत्तेहाद है, इसमें वो जो बिखरा हुआ वोट है उसको डेफिनेटली किसी न किसी हद तक कंसोलिडेट होने में मदद मिलेगी, और ऐन मुमकिन है कि वो नताइज के ऊपर भी असरअंदाज हुए। बहरहाल ये इब्तदाई मराहिल हैं, देखिए आगे चल के क्या होता है, लेकिन मैं इसको गैर अहम या इरेलेवेंट ये आने वाले इलेक्शंस के लिए नहीं कह सकता।
अब मैं देखें, मुझे तो बिल्कुल आदत सी हो गई है आमिर साहब से इख्तलाफ करने की ना। कुछ बुरी आदतें होती हैं जो चल पड़ती है ना। उन्होंने 3 वे फाइट कह दिया। देखें ना जी, वो जमात इस्लामी को बिल्कुल इग्नोर ही करके जो बड़ी जाती है। मैं ये वैसे सवाल उठाने लगी थी कि जमात इस्लामी तो आमिर साहब की एग्जिस्ट नहीं कर रही। आमिर साहब के अंदर क्या प्रोग्रेसिव आदमी जो जो चीज अवामी पजीराई या लोगों का वोट जो उसको 76 साल में नहीं मिला, अगर इस साल मिलना है तो फिर वो उसी लहर की बात कर रहे हैं आप, जिसकी मैं कर रहा हूं। नहीं देखें जी, इस बार तो वो बल्दियाती में बड़े फ्रंट लाइन रनर्स थे। हाफिज नईम उर रहमान साहब और जमात इस्लामी का भी एक वोट बैंक मौजूद है। बहरहाल आमिर साहब का प्रोग्रेसिव जो आमिर साहब है ना, वो रिलीजियस जमातों को सियासत में देखना ही नहीं चाहते हैं। मैंने देखा है, उनका ख्याल है इन पर पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है ना। अभी तक तय नहीं हुआ मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ वाला मामला। आप कराची में हैं, सब तय है। मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ वाला मामला 242 वाला नहीं तय है। वो आपको लगता है शहबाज शरीफ विड्रॉ करेंगे या मुस्तफा कमाल विड्रॉ करेंगे? मेरी ख्वाहिश है कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ना विड्रॉ करें, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि उनको उतने वोट मिल सकते हैं वहां से जितने उनको कराची से मिलते हैं, क्योंकि कराची से तो उनको नहीं मिलते। ठीक है ना। तो हो सकता है कि उनको लाहौर से मिलना शुरू हो जाए, और ये वाकई मेरे लिए एक अचंभे की बात होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। सो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि वो ना विड्रॉ करें शहबाज शरीफ के सामने मुस्तफ़ा कमाल साहब। अंबर, वो आमिर साहब की ख्वाहिशात अपनी जगह, लग तो यही रहा है कि शहबाज शरीफ लड़ेंगे, मुस्तफा कमाल विड्रॉ करेंगे। आपको क्या लग रहा है अंबर? देखिए, मुस्तफा कमाल के जो दलाइल हैं उसमें वजन है। वो अपनी हल्के में उन्होंने काम किया है, वो कराची में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ लाहौर या इस्लामाबाद होते हैं। तो होना तो अगर आप आइडियल आप उसूलों पे बात करें तो उम्मीदवार तो मुस्तफ़ा कमाल को होना चाहिए। लेकिन जो लेन देन हो रही है, जो बात है आमादा हो गई है, ये इतनी देर क्यों लगी थी? इसलिए देर लगी थी क्योंकि जाहिर है ये जो 3 वे फाइट की बात कर रहे हैं आमिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत अरसे से उसको एक मौका नज़र आ रहा था कराची में, सिंध में वहाँ उनकी मौजूदगी नहीं है। वहाँ भी कराची में भी आपको मालूम है, चाहे उनके साबिक रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हो या बशीर मेमन हो या ज़ुबैर साहब हो, वहाँ भी क्योंकि उनकी तंजीम साजी दुरुस्त नहीं है, तो वो एक और पीपल्स पार्टी की वजह से भी कुछ हद तक उन्होंने हाथ अपना वहाँ हल्का रखा है। ये एक मौका है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का। उनका एक पॉकेट्स में वोट बैंक ज़रूर है, जो हम ये सीट एडजस्टमेंट में भी ये जो भी खबरें आ रही है कि कुछ आमादगी हो गई है, नज़र आ रही है। और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि अपने आप को फ्रंट रनर समझ रही है, मेन स्ट्रीम पार्टी इन द लीड भी समझ रही है, तो वो पुश बैक कर रहे हैं। उनको वो जो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम शहबाज शरीफ में नज़र आ रहा है, इसलिए उसको पुश भी कर रहे हैं। और कौन इसमें जीतेगा, लगता तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब शायद उनको ये सीट मिल जाए। और मैं ये भी बता दूं कि अगर जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इस वक्त चाहे कराची सिंध की बात हो, MQM में भी सब सुहाना नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में भी कुछ सवालात हैं। वहाँ भी थोड़ा सा इस वक्त इंतखाबात के लिए ज़ाहिर है वो इत्तेहाद तो है, लेकिन वहाँ भी जैसे हमें दीगर सियासी जमातों में जो एक प्रेशर, दबाव, उसकी वजह से जो इंटरनल मामलात बिल्कुल वाज़े नहीं है, वहाँ भी कुछ ऐसे हालात हैं। तो MQM में भी सब नहीं चाहते कि शायद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो भी ऐसे लीड में आए, बट मुझे लगता है इन चीज़ों को देखते हुए जो दबाव है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस वक्त जो उनका ग्राफ है, उसकी वजह से शहबाज शरीफ को मिल जाएंगे और काफ़ी हद तक MQM को कुछ गिव अप करना पड़ेगा ताकि वो उनका एक स्टेक रहे जो अगला सेटअप है। देखिए, ये बड़ी टफ कंटेस्टेड सीट है मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ के दरमियान।
2018 में शहबाज शरीफ के वोट एमक्यूएम से ज्यादा थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब ज़िमनी इंतखाब मिफ्ता वाला हुआ, उसमें भी मिफ्ता नंबर 2 थे और मुस्तफ़ा कमाल के वोट कम थे और एमक्यूएम के भी कम थे। बाद में मुस्तफ़ा कमाल का दावा है कि जी उन्होंने बाद में बहुत काम किया है और वो बाद का काम उनका देखा जाए, लेकिन आखिरी 2 जो फिगर्स देखे जा सकते हैं वो 2018 का इंतखाब और उसके बाद फैसल वाडा के नाअहल होने के बाद जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, तो वो दोनों फिगर्स तो मुस्लिम लीग नून के हक में ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वोट एमक्यूएम और पीएसपी के मुश्तरका वोटों से भी ज्यादा है। और मिफ्ता तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में गए पीपल्स पार्टी के साथ, कोई एमक्यूएम तो रनर्स अप नहीं थी, ना मुस्तफ़ा कमाल रनर्स अप थे। तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि हमने पिछले 2 इंतखाबात में वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फैसल वाडा से तो हम जीते हुए थे, आरटीएस की वजह से हारे, और फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने वो सीट जैसे जीती, जितनी बार रिकाउंटिंग हुई सब कुछ, तो वो सीट पर मुस्लिम लीग नून अपना क्लेम जाहिर करती है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल फ्रंट रनर है, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 1 हफ्ता पहले सीट एडजस्टमेंट खत्म भी हो गई थी, जैसे आईपीपी के साथ खत्म हो गई, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें मांगनी जो नून लीग दे ही नहीं सकती थी। यहाँ एमक्यूएम के लिए मुस्तफ़ा कमाल की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल था, खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए, फारूक सत्तार के लिए, क्योंकि वो अपनी एक पार्टी जम करके आए थे, उनकी मर्जी के बगैर उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए हैं तो किसी बहुत बिगर गेम के लिए तैयार हुए हों। फिर मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल आगे किसी बड़े रोल के लिए ये कुर्बानी दे सकते हैं। क्या वो नेक्स्ट गवर्नर सिंध होंगे अगर वो आज शहबाज शरीफ के लिए सीट छोड़ेंगे और शहबाज शरीफ की कैंपेन करेंगे जाकर, तो क्या आगे नून लीग जो है उनको गवर्नर लाएगी, या उनके लिए और कोई मेन स्लॉट क्या देखा जा रहा है जहां उनको अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि उसके बगैर वो क्यों सीट छोड़ेंगे अगर उनको आगे कोई बड़ी चीज नहीं नजर आएगी। आईपीपी पे भी मैं बात करना चाहता हूँ। जो खबरें आई हैं उनमें तो कोई 7 एमएनए की हैं और कोई 11 एमपीए की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन को वो कह रहे हैं कि लोधरा छोड़ें और मुल्तान जाके शाह महमूद के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ें, नून वाले कह रहे हैं। और अलीम खान को भी अपना बाई हल्का छोड़ के वो शादरे वाले हल्के से कह रहे हैं, जहाँ पहले मलक रियाज होते थे कक्के दई, तो अलीम खान भी कक्के दई हैं, वो शादरे वाले हल्के में अलीम खान को जाने को कह रहे हैं और ओन चौधरी को हल्का दे रहे हैं। तो ये भी एक आईपीपी के लिए कोई इतनी उनको आबाई हल्के अपने नहीं मिल रहे हैं, मतलब जहां से अलीम खान लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं वहां से उनको एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है, उनको शादरा जाना पड़ रहा है नून से एडजस्टमेंट के लिए। जहांगीर तरीन को लोधरा नहीं मिल रहा है, उनको मुल्तान जाना पड़ेगा शाह महमूद के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ने के लिए, लोधरा नहीं होगा। तो ये कड़वे घूंट है सबके लिए इसमें, और जो नून से एडजस्टमेंट कर रहा है उसको भी कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ रही है। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि आईपीपी जिस तरह एमक्यूएम को कुर्बानी देनी पड़ रही है, आईपीपी अपने सब लीडरों की कुर्बानी देकर 4-5 सीटें लेकर बैठ जाएगी, जो इतने बड़े नाम शामिल हुए हैं उन सब का क्या करेगी आईपीपी? मुजम्मिल, मेरे ख्याल में अभी देखें, हमें आईपीपी की इंडिपेंडेंट जो इलेक्टोरल पावर है ना, जो इनकी इंतखाबी क़ुव्वत है, अभी हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। अभी हमें सिर्फ ये पता है कि आईपीपी उन लोगों को इकट्ठा करके बनाई गई है जो पिछले इंतखाबात में पीटीआई के टिकट पर लड़े थे, और उनमें से कितना उनका इंडिविजुअल वोट था और कितना पार्टी का वोट था, ये वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट। अब जबकि उन्होंने वो पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बदली है और नई एक पार्टी के अंदर आए हैं, तो क्या उनका इंडिविजुअल वोट जो है, क्योंकि आईपीपी एक ऐसी पार्टी है जिसका अभी तक पार्टी वोट हम नहीं कह सकते। बाकी सारी जमातें जो है बशमूल तहरीक इंसाफ, पीएमएलएन, पीपीपी और जमात इस्लामी को भी अगर आप इसमें शामिल कर लें, तो वो एक इंतखाबी तारीख है। हमें ये पता है कि इस पार्टी का अपना वोट जो है वो किस हद तक होता है। अगर तगड़ा कोई लोकल कैंडिडेट इलेक्टेबल उनके साथ मिल जाता है तो वो सीट उनकी पक्की हो जाती है, अगर वो नहीं आता तो वहाँ पर उनको मुश्किलात होती हैं। आईपीपी का ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि उनका पार्टी वोट कैसा है। सो आई डोंट थिंक कि आईपीपी का जो इन इंतखाबात में, यहाँ तो उनकी कोई बहुत ज़बरदस्त लेवल के ऊपर पीएमएलएन जो कि पंजाब की एक बड़ी जमात है, पीटीआई के साथ तो उनका इत्तेहाद मुमकिन नज़र आता नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लोगों को तोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है। तो जब तक उनकी कोई बड़ी क्लेवर सी, बड़ी इंटेलिजेंटली और थॉट थ्रू सीट एडजस्टमेंट नहीं होती है पंजाब के अंदर, तो वो एक स्पॉइलर का रोल तो अदा कर सकती हैं वहाँ पर। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त ये कहना मुमकिन है हमारे लिए
कि आईपीपी बजाते खुद पंजाब के अंदर एक सिग्निफिकेंट इलेक्टेड एंटिटी के तौर पे उभर सके। अंबर, पंजाब में विनिंग हॉर्सेस की एक तारीख रही है, मतलब यहाँ हर हल्के का एक विनिंग हॉर्स है या दो विनिंग हॉर्स है, एक पार्टी में होता है, दूसरा दूसरी पार्टी में होता है, और वो राइवल्स हैं अपने मतलब मैं दहाइयों से कह लूँ अगर निसफ सदी से। तो ये विनिंग हॉर्सेस जो आईपीपी के हैं, ये सारे हॉर्सेस से गधे हो गए, एकदम डंकीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक, इनका कोई वजन ही नहीं रहा है ये विनिंग हॉर्सेस का। आमिर साहब की बकौल तो आमिर साहब नहीं ना, कोई काक मोल नहीं पा रहे आमिर साहब इनका। अच्छा मुझे घोड़ों से ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि आईपीपी वो मिक्स दाल है जिसका समझ नहीं है कि वो किस किस्म की दाल है। वो जो बची कुची थोड़ी थोड़ी दालें होती है ना, वो आप डाल देते हैं, तो वो ना मूंग मसूर है, ना खड़े मसाले वाली है, ना किसी किस्म की दाल है। और इस दाल का मसला ये है कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में बात करें तो आप उसको एटलीस्ट एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ एक पोजीशन आपको नजर आती है, जो वो पुश भी कर रहे हैं, जो अपने जलसे जुलूसों में बिलावल भुट्टो जरदारी बात करते हैं। तो कम से कम वो एंटी पीटीआई वोट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे मालूम है कि वो एक एंटी नवाज वोट था जो पार्टी पीटीआई की तरफ गया था। पीटीआई का भी हमें एक पोजीशन मालूम है। आईपीपी क्या चीज है? क्या वो एंटी नवाज है? क्या वो एंटी पीटीआई है? और जो एंटी पीटीआई है वो उसमें शामिल हो गए, लेकिन उनका वोट है वो किस हद तक है, तो अभी बिल्कुल वाजे नहीं है, और जिसकी वजह से उनकी यही एक कमजोर पोजीशन नजर आ रही है, क्योंकि अनटेस्टेड अनट्राइड है। तो वही मिक्स दाल वाला हाल है। इजाफा करना चाहता हूँ, हाँ, एक जुमले का इजाफा करना चाहता हूँ मुज़म्मिल, कि ये वो दाल है, अंबर ने इसको दाल बोला है ना, बिल्कुल सही कहा है, मिक्स दाल है। ये वो दाल है जो अभी तक किसी ने चखी नहीं, किसी को जायका नहीं पता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए आप दोनों कराचीआइट्स जो है ना, पंजाबियों के खिलाफ ऐसी बात करने में बड़ा लुत्फ महसूस करते हैं। तो आप हमारे विनिंग हॉर्सेस को दाल कह रहे हैं, हमने कभी आपके वहाँ विनिंग हॉर्सेस को दाल कहा है? आप हमारे विनिंग हॉर्सेस को पंजाब के दाल कह रहे हैं। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ये कराचीआइट्स का आपने देखा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। लगभग एक माह पहले इंतखाबात से एक तरफ तो इंतखाबी इत्तेहाद के ऊपर जोर है, पार्टियाँ अपनी अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ पार्टियाँ अपनी कानूनी मुश्किलात जो हैं उनसे निपटने में मसरूफ़ हैं। आज पीटीआई के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के ऊपर तोशाखाना केस में, एहतसाब केस के अंदर उन पे फर्द जुर्म आयद की गई है। ये वो नहीं है जिसके अंदर उनको सज़ा भी हो चुकी है और नहल भी वो करार दिए जा चुके हैं, बल्कि ये नैब की तरफ से दायर किया गया केस है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को उनके दौरे हुकूमत में दौरान 108 मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ मिले, जिनमें से 58 उन्होंने या तो तोशाखाना के अंदर दाखिल नहीं कराए, या वो फेयर प्राइस एवैल्यूएशन के बगैर उन्होंने वो तहाइफ जो है वो खुद कर रख लिए। और यही उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद उनकी एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बताई गई उन तहाइफ की जो बुशरा बीबी को दिए गए, लेकिन कहा कि उनको जितने भी तहाइफ मिले वो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा कर फेयर प्राइस एवैल्यूएशन की कोशिश भी नहीं की, और इसमें उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई। ज़ाहिर है कि दोनों ने से जुर्म से इनकार किया। तो मुज़म्मिल, ज़रा इस केस में और इलेक्शन कमीशन वाला तोशाखाना से मुतालिक थोड़ी सी तफरीक हमें बताएं, और ये बताएं कि इस केस से हम क्या तवक्को रख सकते हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आवाज़ तो यही उठ रही है, हर मुकदमा जो पीटीआई के बानी चेयरमैन पर बनता है उस पर आवाज़ें तो यही उठती हैं कि ये इसके महरक़ात जो हैं वो सियासी हैं और इनका कानून या जुर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, सवाल इसमें ना, मैं गवाहान की लिस्ट पढ़ रहा था तो उसमें एक कोई एवेल्युएशन कंपनी के भी दुबई के गवाह हैं और कोई दुबई के हमारे कमर्शियल अताशी भी गवाह हैं। तो गवर्नमेंट ने कोई एवेल्युएशन इंटरनेशनली कराई है इन तहाइफ की कि इनकी असल में कीमत क्या है, और ये अंडर वैल्यू जो है अंडर वैल्यू किए गए और फिर उनके पैसे लिए गए।
तो एक तो मेरे ख्याल में जुर्म ये होगा इनका अंडर वैल्यू होना या और वो पैसों का। दूसरा वो 190 मिलियन भी है इसमें, साथ साथ वो मामला भी है। मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी का केस है, कोई पाकिस्तान की नेकनामी का नहीं है कि दूसरे सरबराहान मुमलिकत ने हमें जो तहफ़ दिए, हमारा एक वज़ीर आज़म उनको बेचता रहा, उन पे कारोबार करता रहा, उनको उनमें से कोई एक जो नायाब चीज़ है वो दुबई में किसी एक ऐसे ताजर के पास है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है और कोई किसी के पास है। तो मेरा मतलब है कि कोई इतना मतलब गुड, आप इसको सियासी कहें, इंतकामी कहें, पर इट्स नॉट। अगर ये तहफ़ इमरान खान के अपने पास होते तो मेरे नज़दीक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इनको रिटेन करने की एक पॉलिसी मौजूद है, आप 20% पे ले लें, 50% पे ले लें, क्योंकि आप तोशा खाना के तहफ़ रिटेन कर सकते हैं अपने पास एज ए सोविनियर। ये पहले वजीर आजम है जिन्होंने इसे बतौर कारोबार लिया कि 20% में लेकर 100% पर बेचने वाला जो काम है, ये इससे पहले जिनके पास भी है, मतलब वो हमने बहुत सारों से चेक किया। मतलब एमल वली ने कहा कि मेरे दादा को जो मिली थी घड़ी वो हमारे पास आज भी है, नवाज शरीफ के पास भी वो तहफ़ मौजूद होंगे, जरदारी साहब के पास भी मौजूद होंगे। ये खरीदो फरोख्त का पहला सिलसिला सामने आया है कि वजीर आजम ने उसको बेचना 20% पे या 50% पे लेकर बेचना शुरू कर दिया और उन तहफ़ से पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो ये मेरे लिए बड़ा ही अफसोसनाक है कि एक आदमी जिसके बारे में हमें ये बताया जाता था कि वो उसको तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, वो अपनी तकरीर में हमें बताता था कि मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मैंने तो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। तो ये सब कुछ हासिल करने के बाद घड़ियां बेचने, अच्छा अगर उन्होंने मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको जो तहफ़ मिले उन्होंने वो ऑर्फन बच्चों की एजुकेशन के लिए वक्फ किए, उनकी वो नीलामी कराते और जो ऑक्शन में जाते हैं और वो फिर वो बच्चों की तालीम पे चले जाते हैं। दैट इज गुड कॉज। अगर तो इमरान खान साहब ने ये तहफ़ किसी गुड कॉज के लिए यूज किए होते और हमें लगता है कि ये बड़े नोबल कॉज के लिए यूज हो गए तो शायद इतना सवाल ना होता। लेकिन अगर उन्होंने अपनी आसाइश और लग्जरिश और याशी के लिए इस्तेमाल किए तो मुझे बड़ा अफसोस है। बाकी आप सियासी कह लें, आपका राइट है, मैं उसको आपका राइट को आपसे छीन तो सकता नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं है, ये तो जाहिर है कि जो रिएक्शन हम देखते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझके लिए बदनामी का मैं तो मॉरल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूँ, कानूनी ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूँ, मैं उस पर बात करने की कोशिश। हाँ, लेट्स स्टिक टू दैट। अंबर, ये मुझे बताएं, और ये अक्सर मुझे ख्याल भी आता है कि एक शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरबराह हो, मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर बानी PTI के बानी के चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शख्स जिसको इतनी इज़्ज़त मिली हो, जितनी आवाम से इतनी मोहब्बत मिली हो, जिसको इतनी मकबूलियत मिली हो, आप भी एक बहुत बड़े इदारे की सरबराह हैं, बड़ा अहम इदारा है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ऊपर जाके क्या लगता है जब आप इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो क्या आप इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं कि आपको वो मामूली नज़र आती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं है इसके ऊपर? क्यों इस तरह की ख्वाहिशात पैदा होती हैं कि आप वो सारी इज्जत, वो सारी मोहब्बत जो है उसको दाव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं? क्या वजह? मैं ये बात के मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ कि शायद आप भी ऐसी हरकतें करती होंगी। मैं यही सवाल करने लगी थी कि आपको लग रहा है कि ये मैंने इसके बारे में बहुत गौर किया और सोचा है, फिर जब मैं कभी ऐसे ओहदे पर पहुंचूंगी तो फिर मैं ऐसे करूंगी। No, you're in a position of power already. You're heading a very big institution, बड़े इदारे की आप सरबराह हैं, तो वो position of power में क्या पर्सपेक्टिव बदलता है? नहीं है कि मैं बेच सकूं कि मुझे कोई फायदा हो। बदलता है, क्या पर्सपेक्टिव बदलता है? ये जो बदनामी की बात की है ना मुजम्मिल में, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। क्या पर्सपेक्टिव बदलता है जब इख्तियार आपके हाथ में आ जाता है? जिस तरह से आप मेरे ख्याल में कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं, जो मुझे नजर आता है, और ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे नहीं कहती क्योंकि मेरा कोई ऐसा इक़्तिदार की मैं कोई पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन एक वाज़ेह तौर पे मतलब आई थिंक ये तो क्लियर होता है कि आप ने जब उस पोजीशन में पहुंचते हैं, आपके इर्द गिर्द एक आपको लगता है कि आपको एक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, और आप बहुत कुछ छोटी-मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, जो आपको इस्तिस्ना हासिल होती है एक तरह से, आपकी पोजीशन की वजह से, और आपके कनेक्शंस की वजह से, आपके इर्द-गिर्द के लोगों की वजह से,
तो मेरे ख्याल में कि वो पर्दा सा डल जाता है कि हकीकत, रियलिटी और आपके दरमियान वो पर्दा जो है ना, जो इक़्तिदार है वो एक पर्दे की तरह होता है। और राइट। ये जो तोशाखाना केस है, ज़ाहिर है इसमें इससे पहले भी तोशाखाना के केसेस चले हैं, बहुत बातचीत भी हुई है, वो हम रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन मैं कहूँगी कि असल केस तो यही है ना, ये नहीं है, इख़्लाक़ी तो नहीं है जैसे मुज़म्मिल कह रहे थे। असल केस तो कानूनी तौर पर तो यही है कि उन्होंने घड़ियाँ बेचीं और वो डिक्लेयर नहीं किया था अपनी जो उससे उन्होंने आमदनी कमाई थी। और ये जो पर्दे की मैं बात कर रही हूँ, शायद वही है कि ये तो मेरी ही चीज़ है और मैंने अभी इक़्तिदार में रहना है। अगर मैंने आज अपने असासे जो है डिक्लेयर नहीं किया, कि क्या फ़र्क पड़ता है, 5 साल बाद देखी जाएगी। और फिर मैं उसी यही नतीजा भी मैं समझती हूँ कि अख़ज़ कर सकते हैं कि ये जो आप उस वक़्त आप के दरमियान और हकीकत के दरमियान जो पर्दा होता है, वो फिर जब इस किस्म की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आप इक़्तिदार से हट जाते हैं, वो पर्दा उठ जाता है, तो फिर नज़र आता है कि ये छोटी-मोटी, बड़ी जो आपने बेज़ाब्तगियाँ की हों या करप्शन की हो या इसको आप जो भी नाम देना चाहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से फिर वो उस पे या तो कार्रवाई होती है या आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है। मगर वो पर्दा जो है ना, वो थोड़ा-सा मसला पैदा करता है। वो पर्दा मसला पैदा कर देता है और लीडरशिप के बहुत सारे तकाज़े भी होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। मुझे यही लगता है कि अगर आपने अपना पूरा सियासी करियर एक चीज़ के ऊपर, उसकी बुनियाद ही एक नुक्ते को बनाया हो, करप्शन और हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर बैठकर अगर आपने कैंपेन की हो, तो फिर आप अपना मुकाबला किसी और से नहीं कर सकते। फिर कल को आप मुड़ के ये नहीं कह सकते ये तो फलाने किया है, वो तो फलाने किया, क्योंकि आपने तो अपनी कैंपेन ही ऐसे लोगों के खिलाफ चलाई है जो कि आपके ख्याल में ऐसा करते हैं। इसलिए आप पर वो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरा ये सवाल करने का मकसद भी ये था कि मैं जितना भी इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या चीज़ है जो सारी इज़्ज़त और सारी मकबूलियत और सारी मोहब्बत को एक तरफ और चंद करोड़ रुपए, चंद तहाइफ, उनकी ख्वाहिश जो है वो उन सब के ऊपर भारी आ जाती है। मुज़म्मिल, थोड़ा सा हमारे पास 15-20 सेकंड का वक्त रह गया है, अगर आप कुछ कहना चाहें इसके ऊपर। सर, इक़्तिदार इंसान को नंगा कर देता है, उसकी असलियत बाहर आ जाती है। अगर मोहब्बत की तरह, सोना इश्क में भी यही होता है, मुझे तो कभी नहीं हुआ। तो हॉलो और शैलो पर्सनैलिटीज जो हैं बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाती हैं इक़्तिदार में आकर, और ये उसकी एक उम्दा मिसाल है इमरान खान, कि वो इक़्तिदार में आकर कितने जो बातें उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले की, उन सब से उन्होंने इनहराफ किया और फिर कहने लग गए कि यू टर्न लेना तो एक बड़े लीडर का काम है। हालांकि बड़े लीडर का काम झूठ बोलना नहीं है। मतलब निशानी ये होती है कि वो कितना झूठ बोलता है। ठीक है मुज़म्मिल, वी हैव टू स्टॉप हियर। एक ब्रेक का वक्त। आप मेरे से इख्तलाफ करते रहे, मैं इस बात पर आपसे इत्तफाक करता हूं कि बड़े लीडर्स की जो निशानियां हैं वो हमें इस मामले में नज़र नहीं आई, और इसका जो भी नतीजा निकले पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। वक्त हुआ है ब्रेक का, थोड़ी देर बाद दोबारा। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करते हैं अदालत का। रोज़ी अदालत पर बात हो जाती है। ये बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और अपने हुक्म में अदालत उज़्मा ने ये भी बताया कि जो दाऊद समेत जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत कर रहे थे, जो कंप्लेंट्स थे, उनके केस में उनको फरीक बनाने का हुक्म दिया है और कहा कि 11 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन होगी, शुरू होगी। तो सबसे पहले मुज़म्मिल, मुझे मालूम है कि ये आपका बहुत पसंदीदा टॉपिक भी है, इस पे काफ़ी ज़्यादा आपको मालूमात भी हासिल है। आपको लगता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस ज़ाहिर अभी सामने आएगा, इससे क्या इशारा मिलता है? क्या इशारा ये मिलता है कि कोई भी जज अब एहतसाब से बाला नहीं होगा? नहीं, जजेस का एहतसाब बहुत मुश्किल है और इट्स मतलब बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से के जरिए एहतसाब जो है जजेस का कोई आसान रास्ता नहीं है।
और मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ तो तमाम बार काउंसिल्स एप्लीकेंट हैं और इंडिपेंडेंट लोग भी उसमें एप्लीकेंट हैं, और ये टेक्निकली एसेंट बियॉन्ड मीन का केस है, और ये टेक्निकली केस है कि उनके असासे जो हैं वो उनकी आमदन से जायद के हवाले से है। अब तक के जो उन्हें नोटिस हुए हैं उन्होंने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया। वो यही कहते हैं कि ये मैलिफाइड है, ये है। कभी जो जुडिशल काउंसिल के मेंबरान पर एतराज़ कर देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कर देते हैं, पर इल्ज़ामात का वो जवाब जो सब देखना चाहते हैं वो अभी तक वो नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और उससे इज्तनाब कर रहे हैं। बहुत से लोग इसका कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं विद काजी फायद ईसा के केस से कि जी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की थी, तो मज़ाहिर अली नकवी के केस में इंटरवेंशन क्यों नहीं कर रहे। देखिए, पाकिस्तान का कानून ये है कि आपने किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो आप पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई करने की, तफ्तीश करने की, तहकीक करने का इख्तियार रखती है। काजी फायद ईसा के केस में हुकूमत ने पहले खुद तफ्तीश कर ली, तहकीक कर ली, और फिर सदर ने रेफरेंस उस तफ्तीश का बनाकर भेज दिया। तो लॉ पॉइंट ये था कि हुकूमत के पास जजों के खिलाफ तहकीक और तफ्तीश करने का इख्तियार नहीं है। अगर हुकूमत जजों की तहकीक तफ्तीश करने लग जाएगी तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म हो जाएगी। इस बुनियाद पर वो रेफरेंस उड़ा के उन्हें, अगर सदर को या वजीर आजम को कोई शिकायत थी, वो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करते, वहां से तफ्तीश के ऑर्डर लेते और फिर तफ्तीश करते। तो जो कि नहीं किया गया, लिहाजा वो उस लॉ पॉइंट पर कि पहले गवर्नमेंट जो है, शहजाद अकबर साहब ने जरा फुर्तियां दिखाई, खुद ही FBI से सारी रिपोर्टें बनवा ली, तो वो नहीं चल सका। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ने पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दी है, सबूत लगाए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई मांगी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मज़ाहिर अली नकवी साहब से बार बार जवाब मांग रही है, वो जवाब नहीं दे रहे। आज उनकी आखिरी उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, वो नहीं मिला। मुझे लगता है अगर उन्होंने अब जवाब ना दिया, चाहे हेयरिंग ओपन हो या क्लोज हो, उनको वहां से फिर रिलीफ नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आ सकता है। मुझे उसके काफी ज्यादा इम्कानात नजर आते हैं। ठीक है आमिर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये एहतसाब का मामला है, ये एक वाहिद जज का मामला है, ये जुडिशरी को खुद ही जो खुद एहतसाबी का अमल है उसको असर्ट करने का मामला है। मैं अमर जो सच बताऊं आपको, जो मुझे इसके अंदर से सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है अहलो लख्त बल हल का, दोज हु बाइंड एंड दोज हु अनबाइंड, जो उलझी हुई चीज़ों को सुलझाते हैं और जो टूटी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ही शख्स है जिसको हम दोनों रोल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख रहे हैं, और वो है मखदूम अली खान। कहीं पर वो सुप्रीम कोर्ट की हमें मावनत करते नज़र आते हैं बड़े मुश्किल और बड़े पेचीदा मामलात के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट उनकी बड़ी शुक्रगुजार है उनकी मावनत की भी, और वो उनके ऊपर काफ़ी उनका इंसार भी है। और दूसरी तरफ वो मज़ाहिर नकवी साहब के जजेस हैं जो कि एक ऐसा उलझाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उस केस की बुनियाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन आज जब उन्होंने उसकी रोकने की, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की सलाह की, तो उसमें जो नुकात उन्होंने उठाए वो तकनीकी नौयत के नुकात थे, और उसके ऊपर उन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उधर ये पेश किया कि देखें, अगर गवाहान को भी पेश करने की जाए तो वो जो 19 रेफरेंसेस जो कि या जो 19 और कंप्लेंट्स जो कि रिजेक्ट हुई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने नहीं टेकअप की हैं उनको, उनके भी जो कंप्लेनेंट थे वो भी आपके पास दरखास्तें लेके आ जाएंगे कि जनाब हमारी भी सुने, अगर आप दूसरे दरखास्त गुजारों की सुने, क्योंकि गालिबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में होने वाली कार्रवाई में शिकायत करंदा जो है उसका रोल बड़ा महदूद होता है। तो वो देखते हैं। सो मैं इसको एज अ प्योरली एकेडमिकली फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ, वैसे भी मुनासिब नहीं होता इस तरह के केसेस के आउटकम के ऊपर कोई कमेंट करना। तो एकेडमिकली मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे उलझाव पैदा किया जाता है कार्य सरकार में और कैसे उसको सुलझाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के फैसले जो हैं वो हमें सुलझाव की तरफ ले जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इसको कैसे सुलझा पाते हैं, जबकि उनकी मदद करने वाला भी वही शख्स है जो कि इस वक्त उलझाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आपने बात की आमिर साहब, सुलझाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही जाहिर हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है, तो मुज़म्मिल सुलझाव का मतलब क्या होगा इस केस में?
कि मेरे ख्याल में जजेस के एहतसाब के रास्ते को आसान बनाना होगा। हमने बहुत ज्यादा मुकद्दस गाय बना दिया है जजेस को, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म भी नजर आया। हमने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर अब कदगन लगाई है कि वो एक कमेटी बनाई है और अपील भी दी है 184(3) में। मैं उनको भी जजेस के एहतसाब का एक रास्ता समझता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर्स के साथ सामने नजर आया और वो पाकिस्तान के पोलिटिकल जो लैंडस्केप है उसका बड़ा प्लेयर बन गया, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट बन गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बजाय। मुझे तो चीफ जस्टिस आर्मी चीफ से तगड़ा लगने लग गया पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अगर जुडिशियल लैंडस्केप में लगता तो ऐसी बात नहीं थी। तो मुझे लगता है कि हमें अदलिया के एहतसाब में, जजिस के एहतसाब के और उनके गलत फैसलों के आगे के मिसकॉन्डक्ट के रास्ते खोलने पड़ेंगे और आसान बनाने पड़ेंगे, ताकि जजिस पर चेक एंड बैलेंस बढ़ सके। तो एक सवाल यहाँ पैदा होता है आमिर साहब, चेक एंड बैलेंस के लिए, क्योंकि अभी तक जाहिर है जुडिशरी ने अपने खुद एहतसाबी का जो तरीकाकार है अपने अंदर ही रखा है। क्या इसको खोल देना चाहिए? पहले भी कोशिश की गई थी कि नैब कवानीन में जजेस और जर्नैलों को भी शामिल किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया था। इसका तो खोलना पड़ेगा अंबर, उसके अलावा आपके पास रास्ता क्या है? देखिए, ये तो हर कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठ सकता है ना, और कहे कि नहीं हमें आप इस वजह से नहीं छेड़ सकते या हमें आप उस वजह से नहीं छेड़ सकते। इसकी छोटे मोटी चीज़ें जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे मुल्क के ऊपर, लेकिन उसकी हम बात बहुत कम करते हैं। अब अगर अदलिया ने फैसला किया है कि वो अपनी तनख्वाहों का मामला खुद तय करेंगे, तो फिर आपने देखा कि वो पाकिस्तान के कानून को किस तरह से तोड़ा गया कि वो कानून कहता है कि सदर पाकिस्तान की चाहे 1 रुपया ही ज़्यादा हो, लेकिन बाकी तमाम सरकारी अहदेदारों से उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जजों ने तनख्वाह अपनी सदर पाकिस्तान से भी बढ़ा ली, यहाँ तक कि उनको बेचारों को शर्मिंदा होना पड़ा ये कानूनी प्रॉब्लम जो है इसको रिजॉल्व करते हुए। तो नहीं, ये मसले आपको हल करने पड़ेंगे अगर आपने इस मामले को आगे चलाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंबर, अगर आपने कोई लेगेसी छोड़नी है ना, तो वो लेगेसी तभी होती है जब कोई चीज़ परमानेंट हो। तो आपको एक ही दफ़ा इस सारे मामले का कोई सुलझाव निकालना पड़ेगा, एक ऐसा जो कि सबको काबिल कबूल हो और जो देर पास साबित हो। लेकिन जजेस पे किसके हु आर दे अकाउंटेबल टू, जो ये सवाल है मेरा, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। बार काउंसिल्स ने जो शिकायत दर्ज की हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये एक फोरम तो है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक फोरम तो है, और इसके उस फोरम को एक्टिवेट करने का तरीकाकार भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। आई थिंक कि उसको ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और उसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें फिर ये बरादरी वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए कि नहीं जी, या जैसे आप देखती हैं कि अगर कोई सहाफ़ी कोई गलत काम करता है और उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की जाती है तो उसको सहाफ़त पर हमला करार दे दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई जज गलत काम करता है, स्पेशली अपने उसका कोई पर्सनल मिसकॉन्डक्ट होता है, तो फिर अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो उसको अदलिया की आज़ादी पर हमला करार नहीं देना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉलिटिकल टेक होता है, फिर उसके अंदर कोई हकीकत से पॉलिटिकल टेक होता है। मैं उसमें वक्त वैसे बिल्कुल खत्म है। मुजम्मिल, अकाउंटेबल किसको करना चाहिए? ये जजेस, हु शुड दे बी अकाउंटेबल टू? यार, अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहली बात, दे आर हमारे टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, और हमें और किसके तवस्सुद से दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पार्लियामेंट की पूरी दुनिया में पार्लियामेंट की जो जुडिशियल कमेटी है उसके आगे ये जवाबदेह हैं। इनकी तैनाती, इनको निकालने का इख्तियार पार्लियामेंट से होना चाहिए, एंड इट शुड रूट थ्रू पार्लियामेंट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। खबर और तज्जिया का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात दोबारा होगी। खुदा हाफिज।